मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आई होप आपको मजा आया होगा। इसके पार्ट 1 में अब आप टेक्निकली और साउंड होते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, शेयर मार्केट की इंटरनल डिटेल्स को पकड़ रहे हो, और आप जो है किसी से बातचीत अगर करोगे या किसी को बोलोगे आ जा यार मैदान में, मैं भी देखो तुम्हारा शेयर का नॉलेज कितना है, तो यार इस कोर्स के बाद जो है आप पछाड़ दोगे। यस, दिल से पढ़ा रहा हूँ मैं, दिल से कोर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। यस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत एक ट्रस्ट किया है और वही चीज़ आई होप आपको मिल रही है। लाइव में भी हम इन्हीं सब चीज़ों पे और भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और वहाँ पे जो गलतियाँ हो सकती हैं, जो आदतें डेवलप हो सकती हैं, तो वो सब आदतें भी डेवलप करेंगे और गलतियाँ भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। राइट, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस आगे देखते हैं। इसमें हम पिछले सेशन में कुछ ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? उन्हीं ऑर्डर्स के बारे में और आगे भी चर्चा करेंगे, बट उनको आगे बढ़ाने से पहले कुछ और भी बातें हैं जो अभी हमें करनी है, फिर वो ऑर्डर्स भी आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, जैसे कि कवर ऑर्डर है, राइट? OCO ऑर्डर होता है, राइट? वन कैंसल्स दी अदर कहते हैं उसको, OCO, वन कैंसल्स दी अदर ये कहते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में भी करेंगे और थ्योरी में भी करेंगे, बट वो सब चीज़ें करने से भी पहले की अभी बात हो रही है। वो बेसिक जो चीज़ें थी, जो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी गई। ये जो चीज़ें हैं ये सारी अभी के लिए सही है। लेवल थोड़ा आगे और बढ़ेगा जब हम CO, OCO वगैरह में जाएंगे। जब हम ट्रेडिंग वगैरह पे जाते हैं तो जनरली स्टॉप लॉस लगता है। ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, वो लोग स्टॉप लॉस का हमेशा यूज़ करते हैं। जनरली अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि यार 2-3 साल के लिए चलो भारतीय एयरटेल में अपना शेयर पड़ा रहे, तो ऐसे में फिर स्टॉप लॉस लगाने का ज़रूरत नहीं लगता है। ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। OCO, वन कैंसल्स दी अदर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो वो सब ट्रेडिंग में काम आ सकता है। सारी की सारी चीज़ें करते हैं लोग यूज़। बट वहाँ तक जाने से भी पहले हमें और थोड़ा सा डीप में नॉलेज चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ट्रेडिंग में लग जाएं, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ट्रेडिंग में लग जाएं तुरंत विदाउट हैविंग द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दैट। तो उन ऑर्डर्स को भी अपन देखेंगे बाद में, ठीक है? अब समझते हैं BSE और NSE के बारे में। हम जान रहे हैं कि BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स, और जो NSE का जो इंडेक्स होता है उसको कहते हैं NSE टॉप 50, NSE टॉप 50। अब इतना लंबा बोलने से अच्छा है लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चलन चल पड़ा। सेंसिटिविटी इंडेक्स से, सेंसिटिविटी वर्ड से सेंस ले लिया, इंडेक्स से एक्स ले लिया, और ऐसा करके इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया सेंसेक्स। ये एक इंडेक्स है। क्या है? ये एक इंडेक्स है जो कि हमें शेयर मार्केट में ये जो सेंसेक्स की वैल्यू ऊपर गई नीचे गई, तो ये इंडेक्स से पता लगता है। NSE टॉप 50 को शॉर्ट करके लोगों ने N यहां से उठा लिया, 50 का इफ्टी लेकर के इसको बना दिया निफ्टी। निफ्टी के साथ लोग जनरली निफ्टी 50 भी जोड़ देते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अंडरस्टूड है कि अगर निफ्टी वैल्यू है तो वो टॉप 50 कंपनीज का ही होता है। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल पे जाएंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस पे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज यहां पे हमें यह समझना है कि मार्केट कैप किसको कहा जाता है किसी भी कंपनी का। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप जो है वो है शॉर्ट है कैपिटलाइजेशन का। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रफली
अगर मुझे आज की डेट में वो कंपनी को बाय करना है, रफली वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, इट्स नॉट एग्जैक्ट, इसका डिटेल्ड कैलकुलेशन आप अगर MBA वगैरह में करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो होते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन हाँ इसको हम लोग अपने समझने के लिए ये कहते हैं कि रफली इफ द कंपनी इज टू बी बॉट, इफ द कंपनी इज टू बी बॉट, दिस मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, दिस मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, जितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब अगर आपको कंपनी खरीदनी है रफली, और अगर आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन पे जाओगे, अभी तो मैंने रफली लिखा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे भी जाओगे तो हार्डली 5-7% का फर्क पड़ता है। इसमें कुछ और भी एसेट्स की गिनती वगैरह कर दी जाती है, जैसे कि लैंड वगैरह है जो शेयर्स के फॉर्म में ट्रेड नहीं हो रहा। जैसे मान लो SBI है, SBI ने लैंड खरीदा था 200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, कब? 1950 में कोलकाता में। आज वो एक प्राइम लोकेशन पे बहुत बड़ा एक इमारत है, और साथ ही साथ वो जो 200 रुपये में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू जो है वो 2000 करोड़ रुपए हो चुकी है, पूरी इमारत की वैल्यू और उस जगह की लोकेशन की वैल्यू। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप मार्केट कैप में नहीं देख पाते, मार्केट कैप में बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, तो ये ऊपर नीचे 5 से 7% होता है। बट एक रफली हम ये कह सकते हैं कि इफ द कंपनी इज टू बी बॉट, दिस मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं और मार्केट कैप देखने की कोशिश करते हैं कुछ कंपनीज की। ऑल राइट, इसको ओपन किया जाए एंड यहां पे आते हैं हम मनी कंट्रोल पे। सो दिस इज मनी कंट्रोल। ऑल राइट, मनी कंट्रोल पे गए हम, ठीक है। और यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने TCS सर्च किया, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप ये देख पाओगे, यहां पे नीचे में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा। ये ओवरव्यू है, ये अपन पढ़ेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद MC टेक्निकल्स में अगर बात करें तो ये यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें आ रही होंगी, ये भी अभी आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये फोरम, ब्रोकर रिसर्च, बहुत सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑल राइट, कुछ डील्स जो इन्होंने क्रैक की होंगी, इनसाइडर जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन समरी है, कॉरपोरेट एक्शन वगैरह है, वो सब की बात है। अब आई हमारी बात फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में आप दो चीजें देख रहे हैं, कंसोलिडेटेड या फिर स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड या फिर स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि TCS एज अ कंपनी, उसके और भी सिस्टर कंसर्न्स हो सकते हैं, छोटे 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 जो कि होते हैं। तो ऐसे में सभी का टोटल मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? मैंने ऐसा करते करते एक मच्छर मार दिया। तो ऐसे में सभी का टोटल मिला करके एक मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? और अब जब हम ये कहते हैं कि स्टैंड अलोन, तो अकेला TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? तो आप देखिए यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहीं से मिलेगा। इसको जूम आउट करते हैं और आते हैं नीचे। ये देखिए, आप पीयर्स में आइएगा। कहां पे आएंगे? पीयर्स में आएंगे। आप देख पाएंगे पीयर्स का मतलब होता है साथ वाले। तो जैसे इनका पीयर ग्रुप है, TCS, इन्फो, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सारे IT कंपनीज हैं। मार्केट कैप TCS का आज की डेट में है 1,14,000 नहीं, 11,40,000 करोड़। 11 लाख, अरे दीज नंबर्स आर स्टैगरिंग। 11,40,000 करोड़। कैन यू इमेजिन दिस? 1 करोड़ इमेजिन करते हो? अब इमेजिन करो, 1 करोड़ जो है 11 लाख बार मल्टीप्लाई हो चुका है। ये वो नंबर है, ये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब आज की डेट में अगर हमको TCS खरीदना है तो हमको 11,40,000 करोड़ चाहिए होंगे, तब TCS मिलेगी। टॉप 5 कंपनीज में भी आती है TCS इंडिया के। इन्फोसिस अगर खरीदना है तो 5,69,650 करोड़। अगर हमें विप्रो खरीदनी है तो
2,80,340 करोड़। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी पीयर है इसका मार्केट कैप उससे आधा है। इसका मतलब ये भी है कि आप देख रहे हो इन सबको अगर मैं मिला दूं, टॉप 5 कंपनीज में जो फर्स्ट कंपनी है वो नीचे की 4 के मार्केट कैपिटलाइजेशन के लगभग बराबर है। 1 2 3 4 एट दिस 4 यू विल फाइंड कि ये वैल्यू इस ऑलमोस्ट इसके नजदीक आती है। मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज is a company which has a market capitalization of Infosys, Wipro, HCL Tech, Tech Mahindra combined। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता कैसे होगा, ये मार्केट कैप ये निकलता कैसे होगा, आओ समझते हैं कैसे निकलता है। आते हैं वापस अपने इस पे। मार्केट कैप निकालने के लिए आप खुद भी निकाल सकते हो, वेबसाइट से लिख के दे देती है लेकिन आप खुद भी निकाल सकते हो। या ये होता है मार्केट कैप इज हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर इन द मार्केट, वॉल्यूम ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। एक शेयर की लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी थी। अब ये जो शेयर्स हैं सबके शेयर्स हैं, मैं उसका शेयर होल्डर हूं, आप भी हो सकते हो, इस कंपनी के खुद के ओनर भी इसके शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर्स जो हैं इस कंपनी के वो भी शेयर होल्डर हैं। तो सबके शेयर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस गिव्स यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आज की डेट में इसके 2 करोड़ शेयर्स हैं और इसकी लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस चल रही है मान लो 2,000 रुपए पर शेयर किसी भी कंपनी की, तो ऐसे में यहां पे 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 4,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस तरीके से मार्केट कैप निकाला जाता है। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, समझ रहे हो आप बात को। इसका मतलब यह है कि कोई कंपनी की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के शेयर की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, उस कंपनी के शेयर का वैल्यू चेंज होता चला जाता है। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, अगर ट्रेड चल रहा है, अभी सेशन चल रहा है, ट्रेडिंग सेशंस चल रहा है, 9:15 से 3:30 के बीच की बात हो रही है, जिस दौरान बाइंग सेलिंग चल रही है, हर मोमेंट पे एलटीपी चेंज करेगा कि नहीं? खट 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 चेंज करेगा, एलटीपी हर मोमेंट पे चेंज होगा। तो ऐसे में हर मोमेंट पे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसका थोड़ा थोड़ा वेरी करता चला जाएगा। यह है पूरा मुद्दा। अगर आपको जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन एक सिंगल वैल्यू दिखती है, तो ये पिछले दिन पे जो क्लोजिंग प्राइस थी शेयर मार्केट में, इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप टेबल में लिखा रहता है। जैसे यहां पे जो मार्केट कैप लिखा हुआ है, मैं फिर से आता हूं यहां पे, तो यहां पे जो मार्केट कैप लिखा हुआ था, वापस से आए यहां पे, देखिए ये देखिए 11,40,000 करोड़। तो ऐसे में 11,40,000 करोड़ ये विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस है एक शेयर की, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस टीसीएस कंपनी। इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। पसंद में रफली अगर बोले तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे आज की डेट में कंपनी खरीदनी है तो मुझे लगभग इतने पैसे 5 से 7% ऊपर नीचे कर लेना, इतने पैसे लगभग देने पड़ जाएंगे। क्लियर है? इसी बेसिस पे बीएसई ने और एनएसई ने कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसी बेसिस पे कैटेगराइजेशन हुआ है कंपनीज का। कैटेगराइजेशन ये करना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? अभी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने जा रहा है भाई, बड़े ध्यान से समझना है। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज। पूरा, अब आपको लग रहा होगा यार इससे अच्छा मैं कॉमर्स ही ले लेता। क्यों? यहाँ पे तो सीखने मिल ही रहा है। हाँ, पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जा रहा है। तो आपको लगता होगा बीइंग एन इंजीनियर, सर का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, सर का सीए का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कहाँ से? कोई बात नहीं, मेरे मदर एंड फादर पिछले 25 साल से, पिछले 25 ईयर्स से $1 मिलियन राउंड टेबल, ये एमडीआरटी होता है जो कि एलआईसी प्रोवाइड कराती है, और चेयरमैन क्लब होता है एलआईसी का, जिसके चलते हर साल यूएस भेजा जाता है मेरी मम्मी को पापा को वहाँ पे एज डिग्निटरीज फ्रॉम इंडिया, बिकॉज ऑफ द बिजनेस दे डू थ्रू आउट छत्तीसगढ़, द हाइएस्ट।
और बचपन से मैं चीज़ें देखा हूँ यार, बचपन से बातें ही घर में इस तरीके की हो रही होती है। फादर हैज़ बीन इन द इंश्योरेंस एंड द फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिजनेस फ्रॉम द पास्ट मोर देन 25-26 ईयर्स नाउ। सो ये है लार्ज कैप जो है वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी मैं एमसी लिख रहा हूं, जो कि ग्रेटर देन 10,000 करोड़ होता है। ओ सिर्फ 10,000 करोड़, मतलब टीसीएस 11,40,000 करोड़, वे बियॉन्ड, ये वे बियॉन्ड दिस लार्ज कैप कैटेगरी, मतलब डेफिनेटली इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। मिड कैप कंपनीज उसको बोलते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से तो कम होता ही है, लेकिन इनका 500 करोड़ से ज्यादा होता है। ये सब फिगर्स किस में है? करोड़ में। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से 10,000 करोड़ के बीच में लाई करता है। स्मॉल कैप कंपनीज उनको बोलते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 500 होता है। अच्छा, जस्ट अगर इक्वल टू 500 हो गया तो हम कहते हैं जस्ट वो कंपनी मिड कैप बन गई, तो लेस देन इक्वल टू साइन। अगर जस्ट 10,000 करोड़ हो गया तो हम कहते हैं वो कंपनी जस्ट लार्ज कैप भी हो गई। तो इस तरीके से यहां पे इक्वल टू साइंस आते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स है यार, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू साइंस है, बस ये तो समझते हैं हम लोग, जरूरी भी है समझना, ठीक है। फाइनेंशियल अपनी स्ट्रांग करोगे, पीढ़ी दर ये इंफॉर्मेशन लोगों को ट्रांसफर करोगे और सभी लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे, जरूरी है। अब ये जो है ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें डिवाइड करने का रीजन क्या था? क्या हम कंपनीज में ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते? भाई ठीक है यार, कंपनी है, क्यों उसको कैटेगराइज कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो? भेदभाव इसलिए करते हैं ताकि सर्वेलेंस कंपनीज के ऊपर बेहतर तरीके से किया जा सके। बीएससी और एनएससी में होता है एक सर्वेलेंस डिपार्टमेंट, एक होता है सर्वेलेंस डिपार्टमेंट। सर्वेलेंस डिपार्टमेंट सटोरिये यानी कि स्पेक्युलेटर्स, उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। यहां पे मैं आपको रिंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं। इनसाइडर रिंग ट्रेडिंग जो होती है वो उसका कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें अभी समझ में आने वाली हैं, देखते जाओ। बीएससी और एनएससी में जो सर्वेलेंस की एक टीम होती है, मैं जब बीएससी गया था, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होकर के आया हूं, और जब मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गया था, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था, तब की बात है ये। तो वहां पे एक बड़ा सा रूम, बहुत बड़ा सा, और उस रूम के बाहर लिखा हुआ है सर्वेलेंस डिपार्टमेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट में। वहां पे लिखा है सर्वेलेंस डिपार्टमेंट। क्या होता है वहां पे? वहां पे लोग होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयड, करीब 100 से ज़्यादा लोग कंप्यूटर्स में चिपके रहते हैं, और एल्गोरिथमिक कंप्यूटर्स जो होते हैं तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, सटोरियों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, सटोरियों को, समझे? सो देखो कैसे होता है। सर्वेलेंस करना ज़रूरी इसलिए है ताकि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि किसी ने 2,000, 5,000, 10,000 शेयर खरीदे, या 10-10, 20-20 हज़ार शेयर बेच रहे हैं, और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना होता है ज़रूरी कि भाई ये हो क्यों रहा है। लार्ज कैप कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, रिलायंस की देखेंगे अपन, थोड़ा मन में लग रहा होगा रिलायंस की आज की डेट में क्या चल रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन लग रहा होगा, रिलायंस अभी क्या है, टॉप पे चल रही है कंपनी, है ना। और तो अब करके देखते हैं, यहाँ पे रिलायंस सर्च करते हैं, रिलायंस, इसका उससे भी ज़्यादा होगा, टीसीएस से भी ज़्यादा निकलेगा। टीसीएस का कितना था? 11,14,000 करोड़, राइट। आ जाओ नीचे फाइनेंशियल्स, फिर पियर्स आ गया। कंपनी नेम रिलायंस। जस्ट थोड़ा सा आगे है ये टीसीएस के। रिलायंस को देखोगे आप तो रिलायंस का मार्केट कैप है 12,87,118 करोड़, 12,87,118 करोड़, वो है थोड़ा सा पीछे, 1 लाख करोड़ का करीब डिफरेंस आप कह सकते हो। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लाखों करोड़ों में चल रही हैं, इनका मार्केट कैप इतना बड़ा है, आपको क्या लगता है? सोच के बताइएगा, क्या इनमें सट्टेबाजी होती होगी? सट्टेबाजी इनमें पॉसिबल होती होगी बड़ी बड़ी कंपनीज में?
नहीं, जिनमें लाख लाख करोड़ की जिनमें कैपिटलाइजेशन है, इसमें जो सट्टेबाजी है या स्पेक्यूलेशन है, इसकी संभावनाएं इसमें एकदम कम रहती हैं, नेग्लिजिबल रहती हैं। तो इन लार्ज कैप कंपनीज को सर्वेलेंस से दूर रखा जाता है, सट्टेबाजी से दूर रखा जाता है, ताकि फोकस इन पे किया जा सके। जनरली क्विक कैश, क्विक मनी बनाना होता है ना, तो क्विक मनी के लिए ये होते हैं टारगेट सटोरियों के, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि यहां पे इतना बड़ा मार्केट कैप है और ऑलरेडी दुनिया भर के लोग, इंडिया में तो है ही, दुनिया भर के लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे में सटोरियों के पास जो 1-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ होते हैं, उससे ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ चेंजेस कर पाएंगे, इसके स्टॉक में कुछ हल्का सा भी चेंज हो पाएगा, डेंट लगा पाएंगे, डेंट भी नहीं लगेगा। तो इसमें स्पेक्यूलेशन का उनको कोई फायदा ही नहीं होता। अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग ट्रेडिंग। क्या हम समझ रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग ट्रेडिंग। ये रिंग ट्रेडिंग क्या होता है और समझते हैं रिंग ट्रेडिंग क्या होता है। एक रिंग आप इमेजिन करो, उसमें एक रिंग में ऐसे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, एक रिंग में ब्रोकर्स बैठे हुए हैं। ये सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर्स हैं सारे के सारे। लेट अस से दैट दिस इज ब्रोकर ए, ब्रोकर बी, ब्रोकर सी, ब्रोकर डी, ब्रोकर ई, ब्रोकर एफ। एक्चुअली रिंग में नहीं बैठे। रिंग ट्रेडिंग बोलने का मतलब है ये लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, किसी छोटी कंपनी को पकड़ते हैं ये लोग। इन लोग का ये तरीका होता है, किसी छोटी कंपनी को पकड़ते हैं और जैसे जिसका मार्केट कैप ही 500 करोड़ से कम है, ऐसी कंपनी को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, जैसे ये पहला वाला जो बंदा रहेगा, पहला वाला ब्रोकर रहेगा, ये सब की सेटिंग है आपस में। तो पहला वाला बंदा जो रहेगा ये क्या करेगा, ये इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स उठा लेगा एक बार में। 1 लाख शेयर्स एक बार में खरीद लेगा, जो भी प्राइस मिल जाए, मेरे को कुछ भी मिल जाए, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस कुछ भी मिल जाए, उस पर 1 लाख शेयर्स खरीद लेगा। लेट अस सपोज कि ये शेयर को खरीदा एट अ रेट ऑफ ₹80 पर शेयर, ₹80 पर शेयर। तो इसने 80 लाख रुपए लगा दिए शेयर्स खरीदने में। 1 लाख शेयर्स खरीदा, 80 रुपए में 80 लाख रुपए लगा दिए। अब बी क्या करता है, बी बोलता है ठीक है तू मेरे को दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 1 लाख शेयर ना मेरे को पकड़ा दे। तो यही 1 लाख शेयर ये चले जाते हैं फिर किसके पास, बी के पास। तो यहां पे ये 1 लाख शेयर्स चले गए बी के पास, ये शिफ्ट हो गए बी के पास। अब क्या होता है, ये ऐसे तो शिफ्ट नहीं होंगे, ये बाय और सेल का प्रोसेस चल रहा होगा। तो इसने ₹80 पर शेयर खरीदा, मार्केट की जो भी प्राइस उस समय चल रही थी उसमें खरीदा। ये क्या करेगा, एक सेल ऑर्डर लगाएगा। क्या करेगा, ये एक सेल ऑर्डर लगाएगा। उस सेल ऑर्डर में अब एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, AON कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट, AON। इसको कहते हैं ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग, और ऑल और नन भी कहते हैं। तो यहां पे ये एक ऑर्डर लगाता है, उसमें एक चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है ऑल और नन का, AON का। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी एक पार्टी से 1 लाख शेयर मिलेंगे तो ही मैं इसको कंसिडर करूंगा। क्योंकि देखो ऐसा है भाई, शेयर मार्केट में कौन किसको दे रहा है, ले रहा है, किससे ले रहा है, पता तो नहीं लगता। आज मैंने 5 शेयर खरीदे, कहां से आए वो 5 शेयर पता नहीं। तो क्या गारंटी होगी कि इसने जो 80 रुपए में शेयर 1 लाख खरीदे हैं वो बी के पास ही जाएंगे। ये टेक्निक का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चेक बॉक्स होता है जब आप शेयर को परचेज करते हो बहुत जगहों पे, उसको कहते हैं ऑल और नथिंग। मतलब मैंने ये क्या किया, बी क्या करेगा, बी करेगा एक बाई ऑर्डर, ये खरीदेगा, ए से बी में आ रहा है तो ये खरीदेगा, तो बी लगाएगा एक बाई ऑर्डर 1 लाख शेयर का, और ये चेक बॉक्स करेगा AON का, बोलेगा ये 1 लाख शेयर मुझे किसी एक ही पर्सन से चाहिए जिसके पास 1 लाख देने की कैपेसिटी हो, उसी के पास से मेरे पास आना चाहिए। या तो पूरा एक जगह से आए या तो कुछ ना आए, या तो पूरा एक जगह से आए या तो कुछ ना आए।
तो ये लोग इतनी बड़े वॉल्यूम में शेयर में आ जाते हैं कि उतने बड़े वॉल्यूम में कोई नॉर्मल पर्सन या रिटेल इन्वेस्टर उस समय ट्रेड नहीं कर रहा होता। इसी को रिंग ट्रेडिंग कहेंगे। कैसे बोलेंगे रिंग, देखना। फिर ये क्या करेगा, ये अपना सेल ऑर्डर प्लेस करेगा। ये सेल ऑर्डर प्लेस करेगा, 80 में खरीदा था, ये 100 में प्लेस कर देगा। ये 100 रुपए में सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा और ये उसी शेयर को फिर 100 रुपए में एक्सेप्ट भी कर लेगा, ₹100 पर शेयर में। तो इसको हर शेयर कितना, 20 रुपए का फायदा हुआ। 1 लाख शेयर्स, तुरंत 20 लाख रुपए का फायदा हो गया। तुरंत 20 लाख रुपए का फायदा हो गया। समझना जरूरी है। कभी आपको कोई छोटी कंपनी के शेयर के दाम तुरंत बढ़ते हुए दिखने लग जाएं और उस सेक्टर की कोई और कंपनी नहीं बढ़ रही है उस तेजी से, तो समझना एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रिंग ट्रेडिंग भी हो सकती है। वहां पे बच के रहना। लोग कंगाल बर्बाद हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं मैं समझाता हूं आगे, देखो। अब बिल्कुल अवेयर रहो इस चीज में, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन्वेस्ट करना है, हमें यह भी देखना है कि कहां गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो, ₹100 पर शेयर पे 1 लाख शेयर इसने ले लिया, मतलब 1 करोड़ रुपए इसने ले लिया। अब बी की किसके साथ सेटिंग है, सी के साथ। ये फिर से एक ऑल और नन ऑर्डर देगा कि भाई किसी एक बंदे से ही ये एक क्या करेगा, ये बाई ऑर्डर प्लेस करेगा और ये सेल ऑर्डर प्लेस करेगा। ये सेल ऑर्डर रखेगा 120 रुपए पे और इसको मालूम रहेगा इसने 120 पे रखा है और ये अपने ऑर्डर पे लिमिट लगा देगा। अपने ऑर्डर पे लिमिट लगा देगा, मुझे 120 पे ही खरीदना है, मुझे 120 पे ही खरीदना है। तो ऑब्वियस ही बात है इसके शेयर जाने वाले हैं किसको, इसको। ये वही जो टूल्स है ना जो हम लोग पढ़े पिछले सेशन में, उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके ये लोग गेम खेल जाते हैं। तो भले ही शेयर मार्केट में बीएसई एनएसई डिस्क्लोज ना करें कि किसका शेयर किसको जा रहा है, लेकिन उन टूल्स से इनडायरेक्टली ये लोग एक दूसरे को पहुंचाते जाते हैं शेयर को। अब देखो कैसे होता है। ये जो है, अब इसने क्या किया, ₹100 पर शेयर से इसने ₹120 पर शेयर इसको खरीद लिया। तो ऐसे में फिर से 20 लाख रुपए का फायदा बी को हो गया और इसने 1 करोड़ 20 लाख में पूरे 1 लाख शेयर्स, अब जो शेयर्स हैं वो किसके पास आ गए, ये सारे शेयर्स चले गए सी के पास। ये सारे शेयर्स चले गए सी के पास। सिमिलरली आगे देखते जाओ। अब आप समझ पा रहे हो आई थिंक कि भाई सी से डी पे जाएगा। इसने मान लो 140 रुपए पर शेयर पे जो है अपना एक बाई ऑर्डर दिया कि मैं खरीदना चाहता हूं। इसने सेल ऑर्डर दे दिया और उसमें ऑल और नन वाली कंडीशन लगा दी। तो ऐसे में क्या होगा, ये सारे के सारे शेयर्स अब आ जाएंगे इसके पास। तो ये आ गए ये डी के पास सारे के सारे शेयर्स। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर ये होगा, ये 160 रुपए का ऑर्डर लगा दिया मान लो। तो अब क्या होगा, अब ये 1 लाख शेयर्स आ गए इसके पास। तो शेयर्स वही हैं, ये सब के 20-20 लाख रुपए प्रॉफिट यहां से यहां तक सबके होते जा रहे हैं। ये आखिरी बंदे के साथ क्या होगा, यही सोच रहे हो ना आप, आखिरी बंदे के साथ क्या होगा। देखो क्या होगा, आखिरी बंदे के साथ ये होगा कि ये भी इसी सर्कल या रिंग का पार्ट है। ये भी इसी सर्कल या रिंग का पार्ट है। ये रिंग में जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना अच्छा होता है। तो ये ब्रोकर्स की आपस में डील होती है और जितने ज्यादा ब्रोकर्स होते हैं ना उतना अच्छा होता है। तो ऐसे में ये क्या होता है, ये बढ़ाते जाते हैं प्राइस को, अंदर ही अंदर ट्रेड करके उसी को घुमाते जाते हैं। ये फिर से ये काम करेगा, क्या करेगा, ये 180 रुपए में शेयर को खरीद लेगा और फिर से ए पे आएगी बारी, फिर वो खरीद लेगा। अब एक नॉर्मल इंसान, अब ये मार्केट का शेयर प्राइस ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये हायर वैल्यूज में खरीदते जा रहे हैं तो ऐसे में क्या है इसका मतलब ये है कि बाइंग प्राइस बढ़ रही है, खरीदने की प्राइस को लोग बढ़ा रहे हैं। ये आर्टिफिशियली मार्केट को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं, ये इलीगल एक्टिविटी है और ये भी एक तरीके की सट्टेबाजी में ही आता है। इलीगल एक्टिविटी एक तरीके की सट्टेबाजी में। अब यहां पे कोई बाहर का व्यक्ति है जो कि कभी कभार आता है, शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि बहुत ज्यादा जानकार नहीं है। तो ये देख रहा है इस कंपनी के शेयर, मान लो एबीसी कंपनी में मान लेता हूं, इस कंपनी के शेयर उछल रहे हैं। अरे भाई साहब, आज सुबह 80 रुपए पे स्टार्ट हुआ था, 80 रुपए पर शेयर। अब ये बढ़ते ऐसे घुमा के लेटर सपोज 400 रुपए पर शेयर पे आ गया। अरे मार्केट में न्यूज आग की तरह फैल जाएगी कि ये क्या हो रहा है, इसमें आज के आज ही देखो 80 रुपए का जिसका था उसको 400 मिल गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 5 गुना हो ही गया।
5 गुना एक दिन में पैसा हो गया। अब लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लोग भी इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके अब पूरी देश की जनता, वो जो सेंसेक्स को देखती है और निफ्टी को देखती है, वो आकर के यहाँ पे अपने पैसे लगाना शुरू कर देगी। चलो क्विक कैश मिल जाए, कोई बात नहीं, 400 पे भी मिल जाए कोई बात नहीं, तो अपने को क्विक कैश मिल जाए। फिर क्या होता है देखो, इसमें इस तरीके से घुमाते ये एक्चुअली में क्या होता है, जो पहला बंदा होता है ना, यही इसको जिसने स्टार्ट किया रहता है वही इस रिंग को क्लोज भी कर देता है। जिसने स्टार्ट किया रहता है वहीं से वहीं फिर घूमता है। क्योंकि देखना, प्रोसेस समझना कि पहले वाले बंदे ने जब स्टार्ट किया तो उसके तो पैसे लग गए ना, 80 लाख रुपए, 80 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख शेयर ले गया। फिर उसने भले ही बेचा, थोड़ा प्रॉफिट कमाया, फिर बेचा, थोड़ा प्रॉफिट कमाया इसने, फिर बेचा, थोड़ा प्रॉफिट, फिर बेचा, थोड़ा प्रॉफिट, फिर बेचा, थोड़ा प्रॉफिट। लेकिन अल्टीमेटली इस बंदे के शेयर को भी इसको खरीदना होगा, तब जाके ये एफ को प्रॉफिट होगा। तो यही बंदा है अल्टीमेटली जो क्लोज कर देता है। ये क्या करता है, इसके शेयर खरीदता है और मार्केट में जो भी हाईएस्ट प्राइस अभी चल रही है, क्योंकि इन्होंने ऐसी इनसाइडर काम करके बढ़ा दिया प्राइस, तो जो भी प्रिवेलेंट चल रहा है उसको क्या करेगा, 1 लाख शेयर एक बार में नहीं देगा। वो क्या करेगा, एक और अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझो, डीक्यू कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है ये, डीक्यू कॉन्सेप्ट। ये आपके अपस्टॉक्स और जीरोधा ऐप में भी है। DQ स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। DQ स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। जब मेरे पास एक विंडो आया है, मेरे को 1 लाख शेयर्स को बेचना है, मेरे को एक सेल ऑर्डर प्लेस करना है और नंबर ऑफ शेयर्स जो है 1 लाख है, ठीक है, और मुझे हर शेयर को बेचना है। अभी जो प्रिविलेंट प्राइस है, मान लो 400 रुपए की प्रिविलेंट प्राइस है, मैंने बढ़ाते बढ़ाते 400 कर दिया उसको। तो यहां पे एक और आता है ऑप्शन DQ का, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। ये क्या करेगा, यहां पे अब ये 1 लाख शेयर एक बार में तो कोई नहीं खरीदेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो AON वाला था ना, ये ऑल और नन वाला, इसको चेक नहीं करके इसको क्लोज कर देगा। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई एक बंदा एक पूरा खरीदे या पूरी जनता पूरा खरीद ले एक बार में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बंदा एक बार में 1 लाख खरीदे तो ऑल और नन का इसने कैंसिल कर दिया। अभी तक के क्या करा था, ये ऑल और नन में ऐसे टिक मार देता था, अब ये टिक नहीं मार रहा, अब ये इसको क्लोज कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये जो DQ है ना, DQ में क्या करेगा, ये जैसे 1000 लिख देगा डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में। क्या होता है इसका मतलब समझना, ये क्या करेगा, एक बार में 1 लाख शेयर्स न डाल करके ये 1,000 करके 100 बार कर देगा। ये होता है DQ का मतलब। DQ जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ना और कुछ DQ का नंबर डालते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 1 लाख ही लेता है अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करोगे। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ पे फिल किया है तो वो उतने शेयर एक बार में अपने ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक पे लेके जाएगा। मतलब ये आपकी ऑर्डर बुक है, ऑर्डर लॉग भी कह सकते हो, और ट्रेड बुक है, ट्रेड लॉग कह सकते हो। तो आपके पास 1 लाख का ऑर्डर तो है, ऑर्डर तो आ गया सेल का 1 लाख का, लेकिन ये क्या करेगा, ये एक बार में 1 लाख नहीं, 1,000 भेजेगा ट्रेड बुक में, फिर ये 1,000 जो है सेल होंगे, फिर इसका नेक्स्ट 1,000 जाएगा और फिर वो सेल होगा, फिर नेक्स्ट 1,000 जाएगा और फिर वो सेल होगा। ऐसा होने में भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में वो मार्केट में फैला देता है। इससे लोग क्या करते हैं, इससे लोग सेबी से बचने की कोशिश करते हैं कि कौन था जो 1 लाख शेयर्स एक बार में ट्रेड किया, पकड़ो उसको, उसे बचने की कोशिश करते हैं लोग लास्ट में। और ऐसे में क्या करते हैं, खूब सारा क्विक कैश कमाते हैं, जब तक कि सेबी को पता लगे, सर्विलेंस डिपार्टमेंट को 2-4 करोड़ रुपए कमाए, कट लिए। ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड्स को रोकने के लिए, इस पैटर्न को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, खास करके रिंग ट्रेडिंग जो इंडिया में बहुत प्रिविलेंट थी पहले, अभी कम हो गई, अभी भी है, बहुत मैनिपुलेटिव मार्केट है इंडिया का, ऐसा नहीं है। इंडिया का मार्केट इतना डिसिप्लिन नहीं है बाबू, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इसी कारण मैं आपको पूरा नॉलेज दे रहा हूं कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका शेयर नॉर्मल बढ़ रहा था, आज भैया पागल की तरह भाग रहा है शेयर, कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। गड़बड़ ये है कि हो सकता है कि इस तरह की रिंग ट्रेडिंग चल रही होगी, तो ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा। तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट समझा रिंग ट्रेडिंग का,
सर्वेलेंस डिपार्टमेंट इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पैटर्न्स को सर्वेलेंस करता रहता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। ये देखना जरूरी होता है किन कंपनीज के लिए होता है, जिन कंपनीज में से 2-4-5 करोड़ आप क्विक कैश कमा सकते हो। ये इसी तरीके से तो ये जो अरे अंबानी, अदानी, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ अगर मार्केट से चाहिए ना, ये 6-8 ब्रोकर ऐसे बिठा देंगे, इनको भी अच्छी खासी कमीशन दे देंगे और ये लोग करवा सकते हैं इस तरीके से। मैं नहीं बोल रहा करवाते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है, ये लोग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें पूरी गणित होता है, ठीक है। तो ऐसे में लार्ज कैप कंपनीज में तो नहीं होता, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ऐसा होता है। और जब कोई ऐसा थर्ड पर्सन आकर के देखेगा जो रिंग का पार्ट नहीं होगा, बोलेगा यार इसमें शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, और जब तक के ये होगा और मार्केट में रेवलेशन होगा कि भाई इस कंपनी ने तो कुछ किया ही नहीं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, तब तक के बहुत लेट हो चुकी रहती है। तब तक फिर बाय ऑर्डर्स कम और सेल ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, और वो कंपनी का जो शेयर होता है वो पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है। कंपनी का शेयर क्रैश कर जाता है, कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है सिर्फ इन लोगों की वजह से। भले इसमें कंपनी का पार्ट ही ना हो, कंपनी को पता भी ना हो कि ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, और उसके शेयर बढ़ भी गए और फट से क्रैश भी कर गए। तो इस तरीके से लोगों का नुकसान हो जाएगा। जिसने 400-500 पे बाय इन कर लिया होगा, उसके तो एक बार में पैसे डूब गए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों की केस स्टडीज जानता हूं, अपना यहाँ पे घर बार तक के दांव पे लगा दिए कि बढ़ रहा है आज लगा देता हूं, और उसके बाद बढ़ जाएगा, पूरा गया पैसा, पूरा खत्म हो गया। सो प्लीज डोंट एवर डू दैट। यू आर नाउ एन इन्फॉर्म्ड एंड एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माय डियर फ्रेंड्स। आप इन्फॉर्म्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं, अब चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे चीजों में क्या होता है ना, हमारे अंदर का ग्रीड निकल आता है। तो मेरे को आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं सिखाना है, मेरे को यह भी सिखाना है कि कब क्या करना है, अपने ग्रीड को वहां पे कंट्रोल करना है, और वहां पे समझदारी और सूझबूझ से चीजों को देखना है, परखना है। कोई न्यूज नहीं आई कंपनी की, कुछ कंपनी ने बोनस नहीं दे रही है, कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही शेयर की, तो लोग इतना उत्साहित क्यों हैं, क्यों लोगों के अंदर बुलबुले उठ रहे हैं? वही बुलबुले थोड़ी देर में सारे बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं, सब कुछ क्रैश आउट हो जाता है, क्रैश। ये होता है मार्केट का अल्टीमेटली हाल। सो आई होप कि हम लोग इन सब चीजों में कभी ना फंसे, कभी भी नहीं। ऑलराइट, यहां पे मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूंगा कि एक टर्म होता है जिसको कहते हैं ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनीज आपने कभी कभी सुना होगा। ब्लू चिप कंपनीज उनको कहते हैं जिनका मार्केट कैप अच्छा होता है, गुड मार्केट कैप। जनरली मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज को कंबाइन करके हम लोग ब्लू चिप कंपनीज जो है वो कह देते हैं। जनरली इन दोनों को कंबाइन करते हैं और बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज। एक और चीज माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, इसमें जो आज की डेट में रिंग ट्रेडिंग हो रही है ना, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो जाती हैं बड़ी तेजी के साथ, लोगों को लगता है चलो लेट्स बाय इन, ये भी वही है बबल जो बर्स्ट हो जाता है बाद में। तो क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल करने वाला, कोई रेगुलेटर नहीं है। यही तो हम लोग अभी तक बोल रहे थे, क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी रेगुलेटेड। अभी क्या है, ये चीजें रेगुलेट हो पा रही हैं, अब ये चीजें रेगुलेट हो पा रही हैं। कैसे रेगुलेट होती है आओ समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो मैंने ऐसी एग्जांपल दे दिया आपको, अब मैं आपको बताता हूं ये चीजें सेबी रेगुलेट कैसे करते हैं। क्रिप्टो करेंसी कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अगर इस तरीके का शेयर भाग रहा है 80 से 400 एक दिन में हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, सेबी ने इस चीज को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा ना हो कि इस तरीके सटोरिये जो हैं पैसे पे पैसे लगा करके पैसे बनाते चले जाएं और फिर एक बार में धड़ाम से मार्केट क्रैश हो जाए और एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कहीं का ना रहे। सिमिलरली मैंने एक केस और बताया था आपको कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया, पैसे एकदम से गए नीचे, डाउन चले गए, स्टीप स्लोप आया, उसने पैसे लूज कर दिए। तो सेबी ने एक ब्रेकर लगाया है। यस, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सर्किट ब्रेकर का। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सर्किट ब्रेकर का। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्किट ब्रेकर। आइए समझते हैं क्या है। यही रेगुलेटरी जो चीजें होती हैं ये हमें अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान से बचाती हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, कोई कंट्रोल नहीं है, एक दिन में वो 50% भी नीचे जा सकती है,
100, 200, 300% भी ऊपर जा सकती है। लेकिन सेबी के रेगुलेशंस जो हैं, जो बीएसई एनएसई पे लगते हैं, तो जो सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो कैसे होता है। मान लो 80 रुपये पे शेयर ट्रेड हो रहा है, 80 रुपये पे शेयर ट्रेड हो रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 80 रुपये पर शेयर ट्रेड हो रहा है अभी। इसमें हर कंपनी के लिए एक परसेंटेज फिक्स हो जाता है कि ये उससे ऊपर नहीं जा सकती और उसके नीचे नहीं जा सकती उस पर्टिकुलर डे में। एक दिन में एक कंपनी एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जा सकती और एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे भी नहीं आ सकती एक दिन में। मतलब वो जो कंपनी के शेयर प्राइसेस रहेंगे ना, वो बढ़ेंगे भी ना तो ये इतना ही बढ़ेंगे। इतना बढ़ने के बाद क्या होगा? क्या और बाय ऑर्डर्स ले सकते हैं क्या? नहीं। अगर इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर अपर मार्क को हिट कर लिया इसके शेयर ने, तो कंपनी की जो ट्रेडिंग होगी वो स्टॉप कर दी जाएगी। अब बाइंग और सेलिंग जो होगी वो हॉल्ट कर दी जाएगी। जनरली जो फर्स्ट हॉल्ट होता है वो सिर्फ 45 मिनट का होता है। 45 मिनट के लिए पहले हॉल्ट कर दिया जाता है और उसके बाद हॉल्ट मतलब स्टॉप नहीं किया गया, पॉज दिया गया, पॉज। नाउ नो ट्रेडिंग इज अलाउड, नो ट्रेडिंग इज अलाउड। ये बंद कर देते हैं, मतलब ट्रेड नहीं कर पाओगे, बाय सेल नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगा। सिमिलरली 45 मिनट होने के बाद क्या होगा? आधे घंटे के लिए फिर ट्रायल बेसिस पे खोल के देखा जाता है। आधे घंटे के लिए ट्रायल बेसिस पे फिर खोल के देखा जाता है। जैसे ही खुलता है आधे घंटे के लिए, फिर से भागने लग रहा है मान लो ऊपर और इस वैल्यू को भी क्रॉस कर रहा है, तो आधे घंटे तक वेट नहीं करते। जैसे ही फिर से इस वैल्यू को क्रॉस करने लग रहा है ये, तुरंत फिर से रोक देते हैं, तुरंत फिर से रोक देते हैं और फिर उस दिन के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब आप ये सिंपल सी भाषा में ये समझो कि अगर कोई शेयर है, उस शेयर की अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है तो एक रेंज में ही करेगी एक दिन में। और ये जो है ना, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इस ऊपर वाली लाइन को हम लोग कहते हैं अपर सर्किट, इसको हम लोग कहते हैं अपर सर्किट, और इस नीचे वाली लाइन को हम लोग कहते हैं लोअर सर्किट, इसको बोलते हैं लोअर सर्किट। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे नेता लोग आते जाते रहते हैं, बैरिकेड नहीं लगा देते, यहां से आना जाना नहीं करना है। ये एक तरीके का बैरिकेड है, ना ये इससे ऊपर जा सकता, बंद कर देंगे इसकी ट्रेडिंग, और ना ही ये इससे नीचे आ सकता। बहुत नीचे आ रहा है तो बंद कर देंगे ट्रेडिंग, ताकि एक दिन में जो सटोरियों ने कांड किया होगा उसको हम मिटिगेट कर सके, चीजों को एनालाइज कर सके, सर्वेलेंस डिपार्टमेंट को सूचना दे करके इस कंपनी की पूरी चेकिंग करवा सके, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। ये कौन डिसाइड करता है? ये बीएसई और एनएसई को अथॉरिटी दी गई है कि बीएसई और एनएसई अपनी अपनी लिस्टेड कंपनीज में कितना परसेंटेज ऊपर और कितना परसेंटेज नीचे अलाउ करेंगी, वो ये डिसाइड करेंगी। तो सेबी ने बोला है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कितना परसेंटेज जो है आप अपर सर्किट और लोअर सर्किट रखना चाहते हो। जो अपर सर्किट लोअर सर्किट अलाउएबल है, अलाउएबल परसेंटेजेस ऑफ सर्किट, अपर हो या फिर लोअर हो, वो कितना कितना है ये देखिएगा। अपर और लोअर जो है वो है 2%, 5%, 10%, 20% एंड 40%। ऐसा है, मतलब आप कितना भी ऊपर जाओ या नीचे जाओ, 40% से ज्यादा फायदा या 40% से ज्यादा नुकसान आपका नहीं होने दिया जाएगा। तो शेयर मार्केट में एक दिन में डोंट एक्सपेक्ट कि आपका 40% बढ़ रहा होगा, क्योंकि वो सर्किट लग जाता है वहां पे। सो दिस इज द अलाउएबल परसेंटेज ऑफ सर्किट। कुछ कंपनी में 2% का लगता है, कुछ कंपनियों में 5% का, 10% का, 20 और 40, वो डिपेंड करता है कंपनी किस नेचर की है, किस सेक्टर की है, वो सेक्टर कितना वोलेटाइल है, बैंकिंग है कि फूड वाला सेक्टर है। फूड वाला सेक्टर जनरली ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरे फॉर्मूले होते हैं, तो वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं।
तो एनीवेज यू शुड नो अबाउट अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अगर ये होगा और रिंग ट्रेडिंग भी चल रही होगी तो जैसे ही, अब बताओ मुझे, मान लो इसमें हमने 20% का सर्किट ब्रेकर लगा के रखा है, तो ऊपर भी 20% का लगेगा, नीचे भी लगेगा। ऊपर 20%, 80 का 20% 16, तो यहां पे ऊपर 96 रुपीस का लगेगा और नीचे 16 माइनस करेंगे आप तो नीचे 64 रुपीस का लगेगा। मतलब उस दिन ये 64 से नीचे नहीं जा सकता और 96 से ऊपर नहीं जा सकता। समझे? अगर 20% का है, 40% का होगा तो उसके हिसाब से वो सर्किट वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये 2001 के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। जब चीज़ें थोड़ी ऑनलाइन बढ़ने लग गई तब ये सर्किट वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। तो ये अपने सर्किट को ही फॉलो करता हुआ जाता है, जिससे क्या होता है, सटोरियों को पता रहता है कि भाई आज के दिन आप इससे ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते उस कंपनी से, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह की रिंग ट्रेडिंग वगैरह है ना, वो रिड्यूस डाउन हुई है। बट ऐसा नहीं है, होती है अभी भी 40-40, 50% जिनकी होती है लिमिट, उन पे वो लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। सो वी शुड नॉट फॉल प्रे इन दोज पर्टिकुलर सिचुएशंस। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं और एप्रिशिएट कर पा रहे हैं, इस नॉलेज को कर रहे हो कि नहीं? राइट, आगे बढ़ते हैं अब और समझते हैं आगे क्या होता है। आता हूं मैं फिर से बीएसई और एनएसई पे ही, बीएसई और एनएसई पे ही। बीएसई बोल लो या फिर एनएसई बोल लो, जब भी ये बोले ना, एक तरीके का ना आपको इमेजिन करना है एक शॉपिंग मॉल। यस, एक शॉपिंग मॉल इमेजिन करो। इमेजिन करो एक शॉपिंग मॉल और उस शॉपिंग मॉल में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। आपको यहां पे इक्विटी के फॉर्म में शेयर्स मिल रहे हैं, इक्विटी के फॉर्म में शेयर्स मिल रहे हैं। यहीं पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। यस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। क्या होते हैं ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस? कुछ लेक्चर्स हैं जहां पे ये भी डिस्कस किया जाएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो देखेंगे। इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। ओ ये डेरिवेटिव्स, क्या बोलते हैं इनको? डेरिवेटिव्स। तो एक एनएसई मॉल है, मॉल के अंदर आप चाहो तो आप किसी कंपनी के, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस, आप चाहें तो आप टीसीएस के शेयर्स खरीदें, आपके ऊपर है। आप चाहें तो आप टीसीएस के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं डिबेंचर्स, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं डिबेंचर्स। तो इस तरीके से हर कंपनी का आप अलग अलग चीजें आप ले सकते हो। हम जनरली शेयर्स की बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी चीजें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डिबेंचर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि टाटा मोटर्स एक दिन में 22% नीचे आ गई, 22%। टाटा मोटर्स जो है कंपनी, वो एक दिन में 22% नीचे आ गई। इवन दो उसका जो सर्किट है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, दे आर फिक्स्ड एट 20%। अपर सर्किट और लोअर सर्किट आर फिक्स्ड एट 20%। अच्छा, 20%, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये किस वैल्यू का 20% होता है? ये आपकी जो पिछले दिन की जो प्राइस होती है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये लास्ट वाली, प्रीवियस डे वाली लास्ट ट्रेडेड प्राइस का 20% लेते हैं। क्योंकि बात समझो, ये 20 बोल रहा हूं, 10 बोल रहा हूं, 40 बोल रहा हूं। अब ये जैसे 80 पे ट्रेड करना स्टार्ट किया आज के दिन, 80 से तुरंत 81 हो जाएगा, फिर सर्किट चेंज हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 81 का 20% विल बी डिफरेंट, ऊपर भी और नीचे भी। 90 पे आ गया, 90 पे अपर सर्किट विल बी डिफरेंट, लोअर सर्किट विल बी डिफरेंट। तो ऐसे में तो सर्किट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर कहीं कहीं चलता जाएगा। लेकिन एक दिन में अपने को सर्किट फिक्स रखना है, तो क्योंकि एक दिन में अपने को सर्किट फिक्स रखना है, तो अपन पिछले दिन की जो लास्ट प्राइस होती है उस पे अपन सर्किट लेते हैं। अब आते हैं वापस टाटा वाले एग्जाम्पल पे। समझो कॉन्सेप्ट, समझो बड़े ध्यान से, कि टाटा मोटर्स का एक दिन में 22% शेयर नीचे गिर गया था। यस, शेयर प्राइस 22% फॉलन। लेकिन इसकी अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट जो सेबी ने सेट की है, एनएससी और बीएसई ने सेट की है, वो 20% सेट की है।
फिर ये 22% कैसे गिर सकता है? यस, ये जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज जो बेसिकली क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डिबेंचर्स, इन सब में डील करती हैं, इनके लिए अपर सर्किट लोअर सर्किट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जैसे ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट हिट होता है, वैसे ही एक न्यू अपर सर्किट और लोअर सर्किट इनके लिए फिर से बना दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बीच में रहना इनके लिए जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी प्रेजेंट हैं। टाटा मोटर्स का आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ले सकते हो, टीसीएस का फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ले सकते हो। अगर किसी कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शन भी रजिस्टर्ड है, तभी जाकर वो अपने सर्किट को ब्रेक कर सकती है। इन कंपनीज को हम सर्किट ब्रेकर्स भी कहते हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं कि कहीं से निकलेंगी तो वो देखियो ना कि भाई आम आदमी जो है रोड में ब्लॉकेज लगा हुआ है, और आम आदमी जो है वो बस खड़ा रह जाता है कि आगे तो जाने देगा नहीं पुलिस वाला, भाई नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे टाटा मोटर्स, टीसीएस जैसी कंपनीज आएंगी, वो कहेगा सलाम साहब जाइए, तो वो बैरिकेड खुल जाते हैं। समझे? उनके लिए बैरिकेड लगाना एक फॉर्मेलिटी है। वो बैरिकेड तोड़ तोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि जो भी कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करेगी, उसके लिए अपर सर्किट लोअर सर्किट रखना एक फॉर्मेलिटी है। जैसे ही अपर सर्किट या लोअर सर्किट हिट होता है, वो जो कंपनी होती है उसके लिए एक नया अपर सर्किट और लोअर सर्किट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। गॉट द पॉइंट नाउ? राइट। तो इस तरीके से सेबी ने किया तो है इस तरीके के रेगुलेटर को, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करती हैं। तो इन जिन कंपनीज में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, जिनके लिए सर्किट रखना एक फॉर्मेलिटी है, इन कंपनीज में अभी भी रिंग ट्रेडिंग प्रिविलेंट है, अभी भी रिंग ट्रेडिंग चलती है। ठीक है? तो हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर उनमें सर्किट लगा दिया जो कि रिजिड रहा, जो मूवेबल नहीं रहा, तो ऐसे में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है? राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ब्लू चिप कंपनीज, मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सेबी जो है वो बीएसई और एनएसई को जो है कंट्रोल करता है और सर्किट ब्रेकर लगाने के लिए बोलता है, जिसमें कि अपर सर्किट होता है और लोअर सर्किट होता है। मैंने ये भी बताया आपको कि इसकी वैल्यूज़ कुछ अलाउेबल इस तरीके की होती है, जिसमें से कौन सी वैल्यू पिक करनी है वो ये लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, सटोरियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो एक ही दिन में, रिंग ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम रखने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज जिनका एनएसई हो या बीएसई हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी डील करते हैं, तो उनके लिए अपर सर्किट लोअर सर्किट का कोई मायने नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है उनके लिए। सो यहाँ तक के हमारे होते हैं कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर। लास्टली मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक और ऑर्डर होता है जिसको कहते हैं मिनिमम फिल ऑर्डर, यानी कि एमएफ ऑर्डर। जैसे कि आपका ऑल और नथिंग ऑर्डर था, वैसे ही एक मिनिमम फिल ऑर्डर होता है। ये जो ऑर्डर्स है ना, ये दोनों, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं ये बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। जो हमने पिछले ऑर्डर्स देखे थे, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ये सब जो ऑर्डर्स थे वो क्या थे? दीज ऑर्डर्स वर बेस्ड ऑन ऑर्डर्स बेस्ड ऑन प्राइस, कितने पैसे में खरीदना है। ये सब ऑर्डर्स वर बेस्ड ऑन प्राइस, कितने पैसे में खरीदना है, कितने पैसे में रोकना है लॉसेस को। ये जो है ये है ऑर्डर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ऑर्डर बेस्ड ऑन शेयर्स भी कह सकते हो आप, ऑर्डर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। आप अपने प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं। तो एक AON तो मैंने बता दिया आपको। ये मिनिमम फिल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं किसी कंपनी के। अब ये जो 1 लाख शेयर्स है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम फिल का जो ऑप्शन होगा MF का सेलेक्ट करके हम बोलेंगे मिनिमम फिल इज 1000 शेयर्स। मतलब मुझको एक शेयर वहां से, एक शेयर यहां से, एक शेयर वहां से, एक शेयर यहां से नहीं चाहिए। मुझको
हजार हजार के बंडल में शेयर्स चाहिए कि कम से कम किसी के पास 1000 शेयर तो हो, उसी से आपको शेयर लेना है जो देने के लिए रेडी हो, जो सेल आउट करने के लिए रेडी हो। तो मिनिमम फिल, नाम से ही समझो, कॉमन सेंस, मिनिमम फिल, कम से कम आप 1000 करके तो फिल करोगे ही, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। कोई अगर डायरेक्टली 1 लाख देने के लिए रेडी है, सामने खड़ा है, 1 लाख भी आ जाएगा, लेकिन मिनिमम फिल मतलब कम से कम इतना फिल तो होगा ही होगा। तो ये मिनिमम फिल शेयर है। तो 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 करके नहीं आएगा, बंडल्स में आएगा। कभी 1000 आ गया, कभी 1500 आ गया, कभी 5000 आ गया, ऐसे करके आएगा, लेकिन हमेशा 1000 के ऊपर ही होगा। इस तरीके के आपके ऑर्डर्स जनरेट होंगे, समझ रहे हो? नहीं तो फिर ऐसे में ना एक और चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। आपके 1 लाख शेयर्स आ रहे हैं और आपके धनाधन खूब सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट बन के आ रहे हैं। क्या हो रहा है? 50 ठोक कॉन्ट्रैक्ट नोट, 100 ठोक कॉन्ट्रैक्ट नोट बन के आ रहे हैं। 1 लाख शेयर लेने थे, क्या पता आपके 50,000 तो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बन गए, हर अलग 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 शेयर के, कोई यहां से मिला, कोई वहां से मिला, कोई यहां से मिला, कोई वहां से मिला, राइट? तो यहां पे क्या होता है, अगर एक बार में बहुत सारा मिलता है तो ऑर्डर क्वांटिटी बिल्कुल वहां से यहां आ गया, उस बंदे से 1000 शेयर यहां आ गया। तो ये चीजें क्या होती है, ये मैनेज करने में कुछ लोगों को ईजी होता है, जो लोग बल्क में ट्रेड वगैरह करते हैं। यस, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये चीज फायदेमंद हो जाती है कभी कभी। देखेंगे आगे इंट्राडे के बारे में, तो और भी बहुत सारी चीजें बात करनी है, शॉर्ट सेलिंग बात करनी है, जो कि अगले सेशन में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राइट? कैसे सब चीजें यूज होती है, तो प्रैक्टिकल की बात है ही, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। आगे हमें समझना है कि ये जो बीएसई का इंडेक्स है, क्या है इंडेक्स? सेंसेक्स। और ये जो एनएसई का इंडेक्स है, क्या? निफ्टी, राइट? निफ्टी 50 भी बोल देते हैं, राइट? तो ये इंडेक्सेस निकलते कैसे हैं? ये जो इंडाइसेस हम बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक इंडाइसेस या शेयर इंडाइसेस, ये स्टॉक मार्केट को के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टॉक मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो जो वहां पे काम करके आएंगे या कांड करके आएंगे, उससे इंडिया की छवि बन जाती है, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर मान लो हमें सिंगापुर में कुछ ना कुछ मान लो काम करना है अच्छा, तो वहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर वो काम करवा सकते हैं, वो हो जाएगा अच्छा काम। सभी को वहां पे जा करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव ही वहां पे जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, तो सब लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बड़ा अच्छा झूले में झूल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, लोगों के बीच में थोड़ी सी ढांढस आएगी कि हाँ ये रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया है ना, राइट? तो इसी तरीके से ये जो सेंसेक्स है और निफ्टी है, ये दोनों ही दे आर representatives of the stock market performance। ये है, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं? ये कैलकुलेट होते हैं अपनी एक बेस वैल्यू से, ये कैलकुलेट होते हैं। इसको स्टार्टिंग से समझते हैं अपन थोड़ा सा कि हाउ डू यू कैलकुलेट दिस। ये समझना भी अच्छा है, जानना जरूरी है। जान रहे हो तो डीप में चीजों को अच्छे से जानिए, ठीक है? फायदा होगा, ठीक है? कहीं बात करोगे, कहीं कुछ बोलोगे, मुंह खोलोगे तो यार निकलेगा ना, कंटेंट निकलेगा, कंटेंट, समझे? राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बेस से कंपेयर कर लेते हैं। हमने क्या किया, 2001 में अपने सारे बेसिस को रिवाइज किया और 2001 में एनएसई को स्टार्ट किया हमने 100 से। ये 100 रुपीज नहीं है, ये 100 वैल्यू है, बस ये 100 वैल्यू है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। हमने एनएसई का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2001 में हमने स्टार्ट किया था एनएसई को 100 से। उसके पहले बेस जो था 1970s 1978-79 का था बेस। फिर हमने 2001 में बेस को रिवाइज किया, फिर से 100 पे लेकर के आए, 100 पे लेकर के आए। अब यहां पे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1। लेट अस सपोज वी हैव वन कंपनी, जस्ट वन कंपनी, एक स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे एक ही कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं, मान लो।
फिर इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे। एक ही कंपनी है और लेट अस सपोज दैट कंपनी इज एक्स, ठीक है, कंपनी एक्स है और उस कंपनी का एक एक जो शेयर है वो अभी लेट अस सपोज 500 रुपीज़ का है और ऐसे में उसके 5000 शेयर जो है वो मार्केट में अभी प्रेजेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स 5000 प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 500 रुपये का पर शेयर और 5000 शेयर्स हैं। तो ये एक इकलौती कंपनी है, यही है केवल, और कुछ है ही नहीं। मतलब यही है केवल और कुछ है ही नहीं। ऐसे में हम कहेंगे इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5 5 25, 1 2 3 4 5 0 3 4 5, कितना हो गया ये? 25 लाख रुपए। तो हम कहेंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25 लाख रुपयों का। खत्म। अब अगर हमने इसी कंपनी से शुरुआत की है तो हम अपने बेस को सेट कर देंगे कि एनएससी में 100 का मतलब है 25 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये 100 का मतलब है 25 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे जैसे कंपनी के शेयर ट्रेड होंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्स का शेयर अब 800 रुपये में ट्रेड होने लग गया और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वही रहे, 5000 शेयर्स रहे मार्केट में और ये 800 में ट्रेड होने लग गया। तो ऐसे में ये टाइम के साथ साथ बढ़ा शेयर वैल्यू बाइंग और सेलिंग की वजह से। तो ऐसे में कंपनी की जो वर्थ है, मार्केट कैप है, कितनी हो गई? 8 5 40, मतलब हो गई 40 लाख रुपयों की, 40 लाख रुपीज। तो अब क्या होगा? 100 रुपए वर इक्विवेलेंट टू 25 लाख। तो ऐसे में हाउ मच विल बी द वैल्यू विच विल बी इक्विवेलेंट टू 40 लाख। अरे बचपन में भाई एक सेब जो है 40 रुपए का है, 1 इज एट 40, सो 50 सेब लोगे तो कितने का पड़ेगा? तो 50 कितने का होगा? 2000 का। तो ऐसे में यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बचपन में अपन, बस वही चीज है कि 100 अगर 25 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वैल्यू कुछ अननोन ले लो, y रिप्रेजेंट्स 40 लाख, y रिप्रेजेंट्स 40 लाख। ये y की वैल्यू आ जाएगी कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि भाई 40 लाख बाय 25 लाख इंटू 100, 40 लाख बाय 25 लाख इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 4000 बाय 25। 4000 बाय 25 कितना होगा? 25 इंटू 8, ये हो जाएगा 25 1 करोगे, ये 400 में लेकर के जाओगे तो कितनी बार? 16 बार हो जाएगा। तो ऐसे में ये 160 हो गया, ये 160 हो गया। तो ऐसे में अब जो निफ्टी की वैल्यू हो जाएगी वो 160 हो जाएगी। ये मैंने एक कंपनी को लेकर के आपको समझाया कि इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल ऑफ जस्ट वन कंपनी। आई एम जस्ट फिर से बता रहा हूं मैं एक बार और कि भाई एक बेस लिया जाता है। एक बेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो करोड़ों अरबों खरबों में चल रहा है। अभी हमने देखा टीसीएस का, रिलायंस का, देखे कितना बड़ा मार्केट कैप है। तो उतना बोलते रहे 11,80,985 पॉइंट दिस, इससे अच्छा उसको एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो हमने क्या किया, 2001 में एनएससी का, वैसे ही बीएससी का भी किसी एक ईयर में एक बेस ले लिया और उस बेस को हमने देखा कि वो कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर है। अब मैंने यहां पे एक कंपनी एग्जांपल लिया आपके लिए, लेकिन जो एनएससी है उसने टॉप 50 कंपनीज को कंसिडर किया ये ऐसा करने के लिए। टॉप 50 कंपनीज को कंसिडर किया ऐसा करने के लिए, और बीएसई ने अपनी टॉप 30 कंपनीज को कंसिडर किया ऐसा करने के लिए। तो एनएससी में इसलिए बोलते हैं निफ्टी 50। टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनीज होती हैं उनसे निफ्टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। यहां से आता है निफ्टी। ये तो एक से हमने बताया कि ऐसे प्रोपोर्शनेटली हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही प्रोपोर्शनेटली ये एनएससी और बीएसई चलता है। उसमें बहुत थोड़ा बहुत और भी जुगाड़ लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं।
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P का फॉर्मूलाज लगते हैं और वो मॉडिफाई होता है उस तरीके से। तो बट ये रफ तरीका है समझने का कि ऐसे बेस बनता है, उस बेस से फिर आगे बढ़ा जाता है। तो जब अब एक बार बेस बन गया, अब जो वैल्यू हुई 160, नेक्स्ट डे जो वैल्यू होगी वो इस पे चेंज होगा ना। अब अपन को बेस से मतलब ही नहीं, बेस तो बहुत पीछे चला गया, अब बेस तो बहुत 2001 में चला गया बेस। आज निफ्टी जो 15,000 में है, हम इसको कंपेयर उस बेस से नहीं करते, हम उसको प्रीवियस डे से करते हैं। प्रीवियस डे से आज कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी है, कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, हम ये देखते हैं, ये ट्रेंड देखते हैं। समझे बात को? तो BSE लेता है टॉप 30 कंपनीज और इसको कहता है वो सेंसिटिविटी इंडेक्स, यानी कि सेंसेक्स। इन द सेम वे अब आगे आप समझिए और कि इसमें क्या है। देखो 50 कंपनियां नहीं है, 50 कंपनियां नहीं है। निफ्टी में मोर देन 1600 कंपनीज आर लिस्टेड एंड BSE में मोर देन 5500 कंपनीज आर लिस्टेड आज की डेट में। तो ऐसे में इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन जनरली टॉप 50 जो कंपनीज है और यहाँ की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, ये पूरे मार्केट के बिहेवियर को दर्शा देती हैं। इसमें बस एक चीज मेक श्योर की जाती है कि जब हम कैटेगरी ऑफ कंपनीज इन 50 में इन 30 में लें, तो हम कोशिश करें कि हर कैटेगरी की कंपनी जो है हम कंसिडर कर लें। अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी होती हैं, जैसे कि IT कंपनी होगी, जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। ऑटो की कंपनी होंगी जिसको बोलते हैं निफ्टी ऑटो, सेंसेक्स ऑटो। अगर मान लो निफ्टी के आगे कभी ऐसा लिखे मिले आपको निफ्टी ऑटो, इसका मतलब ऑटो सेक्टर का खुद का निफ्टी है, वो ऑटो सेक्टर का निफ्टी है, समझे। अगर कभी लिखा है निफ्टी बैंक, तो वो बैंक के निफ्टी का परफॉर्मेंस है, निफ्टी बैंक, राइट। सो यहां पे बैंक हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे पोर्ट्स वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी पोर्ट्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, पोर्ट वगैरह बनाते हैं वो लोग, राइट। सिमिलरली वी कैन हैव FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट, साबुन, तेल, ये सब जो चीज़ें होती है वो सब आता है। इस तरीके से बहुत सारी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये लोग क्या करते हैं, हर सेक्टर की कंपनीज को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, टॉप वाली कंपनीज को, और वहां से इंडेक्सेस को निकालते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरे मार्केट का। इस तरीके से 1600 कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है, 5500 कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है। इन 50-30 कंपनी पे पैनी नजर रखिए और वहां से कंप्यूटर भाई साहब जो हैं वो सारा का सारा डेटा जो है निकाल के रेगुलरली अपडेट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा BSE और NSE जो है ये निफ्टी और सेंसेक्स, नहीं सेंसेक्स और निफ्टी, BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी निकाल करके देता है हमें। क्लैरिटी मिली, मजा आया। तो ऐसे में अब आप बात समझ रहे हो कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ बेस, और उस बेस पे फिर अपन लोग खेलते हैं। तो हर कंट्री अपना अलग अलग बेस लेती है और अपनी वैल्यूज जो है वो उस हिसाब से धीरे धीरे रोजाना चेंज होती रहती है। अगर एक ट्रेंड दिख रहा है ग्रो करने का तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के संकेत हैं। अगर ट्रेंड दिख रहा है डिक्रीज करने का तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी सी ढीली पड़ रही हैं, ये इसका मतलब है। ऑलराइट, सो आई होप आप इस लेक्चर में बहुत कुछ जाने होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट। और इस लेक्चर में जो हमने डिटेल में चीज़ों को डीप में डील किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें यहाँ पे डील करी हैं, वो भी आपको मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर भी इसका पार्ट 3 ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। थोड़ा समय आपको हम दे रहे हैं कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए, थोड़ा सा इन लेक्चर्स को देखिए। कुछ लोग कभी काम में बिजी रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग लेक्चर्स कंप्लीट करें, डीमेट अकाउंट का प्रोसीजर कंप्लीट करें। जीरोधा का और अपस्टॉक्स की लिंक जो है वो ऐप के अंदर है। जीरोधा और अपस्टॉक्स का अकाउंट जो है आप ओपन कर सकते हैं, वो करके रखिए। ये सब जब आप काम कर लोगे तो जब हम आपको लाइव में चीज़ें करके दिखाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा अपने इंटरफेस को भी देख करके साइमल्टेनियसली। बात समझ रहे हो? जी हाँ, इसके बाद आपको कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी सेल्फ कंप्लीटली, मतलब आप पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, चीज़ें समझने लग जाओगे और पूरा स्टॉक मार्केट जो है उसकी पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।